बच्चों, कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारा इसमें चौथा अध्याय प्रारंभ होगा, औद्योगिकीकरण का युग, यानी उद्योगों का प्रारंभ होना और बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों का लगना। लेकिन उसको प्रारंभ करने से पहले हम आदि औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो औद्योगिकीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या थी उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आप देखिए यहाँ पर डॉन ऑफ द सेंचुरी नाम की एक चित्र है, और यह चित्र डॉन ऑफ द सेंचुरी E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने, जो कि न्यूयॉर्क और इंग्लैंड की थी, उन्होंने सन 1900 के अंदर इस चित्र को प्रकाशित करवाया था। तो E.T. पॉल जो म्यूजिक कंपनी थी, उन्होंने सन 1900 के अंदर संगीत की एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, और उस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ था, उस पृष्ठ के ऊपर इस चित्र को बनवाया गया था। और ये क्या था? डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई शताब्दी का उदय। इसका ऐलान किया गया था कि अब नई शताब्दी प्रारंभ होने वाली है, यानी औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने वाला है, उसका विकास होने वाला है, उसकी प्रगति होने वाली है। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, और इस किताब की जिल्द पर दी गई तस्वीर में डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी नई सदी का उदय, नई सदी का प्रारंभ, उसकी भोर हुई है, उसका प्रारंभ हुआ है, उसका ऐलान किया गया था। अब देखिए, आप इस चित्र को देखिए, इसके मध्य में आपको एक स्त्री दिखाई देती है, और यह स्त्री एक देवी जैसी दिखाई देती है, जैसे कि कोई देवी हो। और इसके एक हाथ के अंदर एक यहां पर एक ध्वजा दिखाई देती है, जो नई शताब्दी की ध्वजा है। इस चित्र के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए हुए है, और यह ध्वजा जो है, ये प्रगति की ध्वजा है, यह प्रोग्रेस की, तरक्की की ध्वजा है। यह ध्वजा प्रगति की है, इसलिए जो ये देवी है, इसको प्रगति की फरिश्ता के रूप में भी हम कह सकते हैं। इसलिए यह प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। और देखिए, नीचे की तरफ देखिए, इसके जो पैर हैं वो एक पहिए के ऊपर रखा हुआ है। इसका एक पैर इस पहिए पे रखा हुआ है, और इसके पहिए के दोनों तरफ 2 पंख हैं। यानी आप इससे क्या, ये जो पहिया है उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। ये जो पहिया है, ये पहिया किसका प्रतीक है? यह समय का प्रतीक है। और उसके दोनों तरफ जो पंख लग रहे हैं वो किसका प्रतीक है? वो भविष्य में उड़ान का प्रतीक है। यानी समय हमारा कैसे आने वाला है, जिसके अंदर हम आगे उड़ेंगे, प्रगति करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। यह पहिया समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। अब वापस चलते हैं। देखिए आप, इसमें पीछे यहां पर खूब सारे चित्र दिखाई गए हैं। ये उन्नति के चिन्ह हैं, उन्नति के चिन्ह के प्रतीक के रूप में तैरते हुए यहां पर दिखाए गए हैं। और इसके अंदर आप देखिए, यहाँ रेलवे का भी चित्र है, यहाँ पर उसका कैमरे का भी चित्र है, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का भी चित्र है, अनेक मशीनों के चित्र हैं, और यहाँ पर वाष्पयान का, यानी जलयानों का, जहाज़ों का भी चित्र है। अनेक आविष्कारों के यहाँ पर चित्रों को दिखाया गया है। इसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, रेलवे का कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, इस प्रकार के अनेक चित्रों को इसमें पीछे दिखाया गया है, जो हमारे भविष्य में उन्नति के प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं कि हम किस प्रकार से उन्नति करते जा रहे हैं और हमारा भविष्य कितना शानदार है। लेकिन मशीन और तकनीक का महिमा मंडन करने का एक और भी चित्र है, जिसमें इस तकनीक का महिमा मंडन और भी साफ तरीके से दर्शाया गया है। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाया गया है। यह तस्वीर, जिस तस्वीर की हम बात करने जा रहे हैं अब आगे, वो तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के एक पेज पर 26 जनवरी 1901 के अंदर छपी थी। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। देखिए, वो चित्र यह है। इस तस्वीर को आप देखिए, 2 मैजिशियंस, यानी 2 जादूगर इसके अंदर दिखाए गए हैं। एक ये रहा, और दूसरा वाला ये जादूगर है। 2 जादूगर। ये इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित हुई थी 26 जनवरी 1901 को। एक व्यापारिक पत्रिका के एक पन्ने पर इसको छापा गया था, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है, और हम उस अर्थ को देखते हैं। इसके अंदर आपको 2 जादूगर दिखाए गए हैं, एक जादूगर ये रहा और एक जादूगर ये रहा। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। जो ऊपर वाला जादूगर है,
ये प्राच्य इलाके का जादूगर है, ओरिएंट इलाके का। प्राच्य से अर्थ क्या है? प्राच्य से अर्थ है कि जो भूमध्य सागर है उसके पूर्व वाला जो हिस्सा है उसको प्राच्य इलाका कहा जाता था। यानी मुख्य रूप से अगर बात करें तो वो एशिया महाद्वीप ही आता था उसके अंदर। और जो यूरोपीय लोग थे वो इस इलाके को बहुत ही जैसे पारंपरिक इलाका कहते थे, पूर्व आधुनिक इलाका कहते थे, रहस्यमयी इलाका, इस प्रकार से इसके अनेक नाम उन्होंने रख रखे थे। पहले हम प्राच्य की बात करते हैं। तो प्राच्य से अर्थ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, यानी भूमध्य सागर है उसके जो पूर्व वाला हिस्सा है वो प्राच्य इलाका है। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एशिया महाद्वीप ही है भूमध्य सागर के इधर पूर्व में। और पश्चिमी नजरिए से प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। और अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम कि इस चित्र के अंदर नीचे एक आधुनिक मैकेनिक दिखाया गया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है और यह मैकेनिक अपने आधुनिक औजारों के द्वारा जादू रच रहा है, जादू बना रहा है। यह मैकेनिक अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल बना रहा है, पानी के जहाज भी बना रहा है, वो मीनारें भी बना रहा है, तो गगनचुंबी इमारतें भी बना रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। जहां अलादीन जो है वो पूरब का और अतीत का प्रतीक है, वहीं जो मैकेनिक है वो पश्चिम का और आधुनिकता का प्रतीक है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है तो मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। और ये जो तस्वीरें हैं ये आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। यानी जो इसमें मैकेनिक की तस्वीर दिखाई गई है और अलादीन की तस्वीर दिखाई गई है और उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो आधुनिकता की और अतीत की दोनों का ही गौरवगान करती हैं। और इनमें इस गाथा में आधुनिक विश्व को इसने क्या क्या दिया है? द्रुत तकनीक के बदलाव और आविष्कार दिए हैं, मशीन और कारखाने भी दिए हैं, रेलवे और वाष्पयान, इस प्रकार की अनेक ऐसी चीजें हैं जो आधुनिक विश्व में हमको आज इनसे प्राप्त हुई हैं। द्रुत तकनीकी बदलाव व आविष्कार हुए हैं, मशीनों और कारखानों का निर्माण हुआ है, रेलवे और वाष्पपोत बने हैं कि इस दुनिया के रूप में इस चित्र के अंदर हमको इन तस्वीरों में इसको दर्शाया गया है। और इन तस्वीरों के द्वारा जो हमको ये पता लगता है कि जो औद्योगिकरण का इतिहास है वो विकास की कहानी के रूप में दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया तो विकास भी बढ़ता चला गया। इन तस्वीरों के द्वारा औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और इससे आधुनिक युग जो है वो तकनीकी प्रगति के युग के रूप में, भव्य युग के रूप में दिखाई देता है। इसमें आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। यानी तकनीक की इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, इतनी प्रगति हो चुकी है कि जो आज का ज़माना है वो भव्य रूप में दिखाई देता है। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, वो सब तकनीक से हुई हैं और ये आधुनिक युग जो है वो बिल्कुल नया युग है। ये छवियां और संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। यानी इस प्रकार की तस्वीरें होना अब एक आम बात है, क्योंकि अब तो सामान्य लोगों के बीच में इस प्रकार की तस्वीरें होना एक सामान्य बात हो चुकी है, क्योंकि अब सब जगह ये आविष्कार आ चुके हैं। और तेज औद्योगिकीकरण जो है वो आधुनिकता का और प्रगति का प्रतीक के रूप में माना गया है। प्रगति और आधुनिकता का स्वरूप है जिसके अंदर रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार हो रहा है। और ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो समाज के विकास का द्योतक है। यानी ये सारे के सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जैसे जैसे इन चीज़ों का निर्माण हो रहा है तो समाज का विकास हो रहा है, समाज के विकास का द्योतक होता है। औद्योगिकरण के अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर औद्योगिकरण के इतिहास की हमको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। औद्योगिकरण के इतिहास की जानकारी होना हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके हमको हल चाहिए। औद्योगिकरण के इतिहास को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि निम्न प्रश्नों के हल जानना बहुत आवश्यक है। क्या औद्योगिकरण जो है उसके लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? यानी जब बहुत तेजी से तकनीकी विकास होता रहे तभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है क्या? एक तो यह प्रश्न है, क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है?
और क्या आज हम प्रत्येक काम के लिए दिनों दिन मशीनीकरण के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, उसके गुणगान करते हैं प्रतिदिन, सारी चीजें हमारी मशीनों के द्वारा ही चलती हैं। तो क्या ये सही है? क्या इस बात का भी हमें हल ढूंढना है। क्या प्रत्येक काम के लिए दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान सही है? और इस औद्योगिकरण से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, जीवन पर क्या असर पड़ा है, इसको भी हमें देखना है। औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, इसके लिए हमको औद्योगिकरण के इतिहास का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हमको इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा औद्योगिकरण के। और इसके लिए हम सबसे पहले जो प्रथम औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन है, उसके औद्योगिकरण के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में हम हमारे देश यानी भारत के औद्योगिकरण के बारे में, औद्योगिकरण के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ का जो औद्योगिकरण का विकास था या जो औद्योगिक बदलाव थे, वो औपनिवेशिक शासन के साथ साथ अपना आप ही प्रारंभ हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ शासन था और वहीं पर ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसका असर यहाँ भी था। वैसे भी जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर यहाँ से व्यापार करते थे, यहाँ से चीज़ों को लेकर के जाते थे, कच्चे माल को लेके जाते थे, तैयार माल वहाँ से यहाँ लौट करके आता था। इसके लिए उनको परिवहन के साधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और अनेक ऐसी चीज़ों की आवश्यकता थी जिससे हमारे देश का विकास हुआ। जैसे उन्होंने रेलवे का विकास किया, सड़कों का विकास किया, जिस लाभ तो उन्हीं का था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे लिए भी फायदेमंद हुआ, यानी औद्योगिकरण का विकास हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उद्योगों को भी खोला गया जो उनके लिए भी लाभदायक थे। इसके लिए हमें औद्योगिकरण का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। यद्यपि भारत में तो औद्योगिक बदलाव औपनिवेशिक शासन के द्वारा ही किए जा रहे थे, क्योंकि जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया अपने चरम पर थी ब्रिटेन के अंदर, वहाँ उस समय उनका यहाँ भारत उपनिवेश था और वो इस उपनिवेश के अंदर भी कुछ इस प्रकार के काम कर रहे थे, इस प्रकार के औद्योगिक बदलाव कर रहे थे, जिसका लाभ यहाँ पर भी हुआ। औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करते हैं हम कि पहले क्या स्थिति थी औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले की अगर बात करें तो हम औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण का अर्थ तो केवल यही लगाया जाता था कि भाई जैसे बहुत सारे कारखानों की विकास हो जाए, कारखाने बन जाएं, तो यानी औद्योगिकरण हो रहा है सब। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। और औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो उससे हमारा आशय होता है कि फैक्ट्रियों के अंदर जो उत्पादन होता है वही औद्योगिक उत्पादन है। औद्योगिक उत्पादन से हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। औद्योगिक मजदूर कौन होते हैं? औद्योगिक मजदूरों से हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। और अगर औद्योगिकरण के इतिहास की बात करें तो औद्योगिकरण का इतिहास वहां से प्रारंभ होता है जहां से फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है, जहां फैक्ट्री और कारखाने बनते हैं, वहां से औद्योगिकरण के इतिहास की शुरुआत होती है। औद्योगिक मजदूरों की बात करें तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है और औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू होते हैं। आदि औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था। आदि का अर्थ है किसी चीज की पहले या प्रारंभिक अवस्था का संकेत, यानी जो औद्योगिकरण का प्रारंभिक अवस्था क्या थी, वो कैसे प्रारंभ हुआ था, उसकी शुरुआत की कहानी यूरोपीय देशों में किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम यहां आज अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि आदि औद्योगिकरण है क्या। इंग्लैंड और यूरोप के अंदर जब तक फैक्ट्रियों की स्थापना भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खूब सारा औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ हो गया था। और ये जो उत्पादन था ये फैक्ट्रियों में या कारखानों में नहीं हो रहा था, ये घरों के अंदर हो रहा था। तो इतिहासकारों ने इस औद्योगिकरण के इस चरण को ही आदि औद्योगिकरण कहा है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यानी फैक्ट्रियां और कारखाने ये तो बाद में खुले थे, वहां पर मुख्य रूप से तो इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अन्य भागों के अंदर भी उस फैक्ट्रियों के खुलने से पहले ही वहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बहुत सारा औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। तो इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा है या आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आदि औद्योगिकरण की शुरुआत की कहानी देखिए आप
कि देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के जो शहरों में रहने वाले जो सौदागर थे, व्यापारी थे, उन्होंने गाँव का रुख कर लिया था। वो गाँव से अपना काम कराने के लिए गाँव में पहुँच गए थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ रुख करने लगे थे। वो क्या करते थे, गांव में जाते थे, वहाँ के किसानों को, कारीगरों को, दस्तकारों को, जो भी वहाँ काम करने में रुचि रखते थे, उनको वो पैसे देते थे और उस पैसे से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन करवाते थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसे देकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। ये कौन सा समय था? ये वो समय था जब विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रहा था, फैल रहा था, विस्तारित हो रहा था और दुनिया के अनेक स्थानों पर अनेक उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी। इसलिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, मांग बहुत बढ़ गई थी माल की। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी और ये जो चीज़ों की मांग थी, ये शहरों के द्वारा तो इसकी पूर्ति आपूर्ति हो नहीं सकती थी। इसलिए इन व्यापारियों ने गांवों की तरफ रुख किया। यद्यपि शहरों में व्यापार न कर पाने के और भी कई कारण थे। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। शहरों में पहले से ही शहरी दस्तकार थे और व्यापारिक गिल्ड्स बने हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। एक वजह तो यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स कौन थे? ये एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का एक संगठन होता था, उसको गिल्ड्स कहते थे। और शहरों के अंदर ये जो गिल्ड्स थे, इनके संगठन थे, वो बहुत ताकतवर थे। वो नए व्यापारियों को वहाँ प्रवेश भी नहीं करने देते थे। वो वस्तुओं की कीमतों पर, मूल्यों पर, प्रतिस्पर्धा पर, कारीगरों पर, सब चीज़ों पर उनका बहुत भयंकर नियंत्रण रहता था। इसलिए नए व्यापारियों और सौदागरों का तो नए काम में शहर के अंदर प्रवेश ही वर्जित था। ये जो गिल्ड्स थे, ये अपने बहुत बड़े संगठन बना करके रखते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स उत्पादक बोलते थे जो इस काम को करते थे, उन सब का एक संगठन होता था। और ये जो गिल्ड्स उत्पादक से जुड़े गिल्ड से जुड़े उत्पादक क्या क्या काम करते थे? ये नए नए कारीगरों को ला करके उनको प्रशिक्षण देते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे। कोई काम होता था नया काम, तो उनको उसको ट्रेनिंग दे करके सिखाते थे। फिर उन पर पूरा नियंत्रण रखते थे, कहीं सिखाने के बाद वो कारीगर वहाँ से भाग नहीं जाए या अपना खुद का कारोबार स्टार्ट नहीं कर दे, इसलिए उनको वो प्रशिक्षण देते और फिर उन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और इन कारीगरों पर नियंत्रण रखते थे। फिर वो बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा और मूल्य का निर्धारण भी करते थे। और कोई नया व्यवसायी आकर के, नया व्यापारी या सौदागर आकर के उस व्यापार के अंदर प्रवेश ना कर ले, शहरों में कोई नया आदमी आकर के व्यापार ना कर ले, इस बात का भी वो ध्यान रखते थे और उसको रोकते थे। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। और आप ये देख लीजिए कि गिल्ड्स का जो संगठन था वो इतना मजबूत था, उनकी इतनी ज़्यादा चलती थी, बहुत सारे शासकों के तो प्रिय भी हो गए थे। और कई शासकों ने बहुत सारे गिल्ड्स को जो उनके खास होते थे, उनको खास चीज़ के उत्पादन के लिए और उसके व्यापार के लिए वो उनको विशेषाधिकार या एकाधिकार भी दे रखा था उन्होंने, कि भाई ये जो गिल्ड्स का समूह है, ये इस प्रकार की चीज़ों का यही निर्माण करेगा, केवल यही इसका उत्पादन करेगा और यही इसका व्यापार करेगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। इसलिए जो नए व्यापारी थे वो तो शहरों में अपना कारोबार कर ही नहीं सकते थे, वो प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने गांव का रुख किया और गांवों के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने का कोशिश की। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। अब आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया को देखिए आप। गाँव में गरीब काश्तकार और जो दस्तकार होते थे वो इन सौदागरों के लिए कार्य करते थे। ये सौदागर उनके पास जाते थे, उनको दाम देते थे, पैसा देते थे और अपना माल तैयार करवाते थे। गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करते थे। और यह कौन सा समय था? यह वह समय था जब खुले खेत अब समाप्त हो चुके थे। यानी खुले खेत से अर्थ है कि इंग्लैंड के अंदर जो खेत पड़े हुए थे, एक तो उनके जमींदारों के खुद के व्यक्तिगत खेत होते थे, उसके अलावा ऐसे खेत भी होते थे जो सार्वजनिक होते थे, उनके ऊपर वो बाड़ाबंदी कर देते थे और फिर वो बंद हो जाते थे। तो ये मतलब जो इंग्लैंड के अंदर खुले खेत अब समाप्त हो चुके थे, तो जो गरीब काश्तकार और किसान थे वो उनसे थोड़ा बहुत अपना काम चलाते थे, वो भी काम बंद हो गया था। यह वह समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे।
छोटे और जो गरीब किसान थे वो अपनी रोजी रोटी के लिए जो साझा ज़मीन होती थी वहाँ पर जा कर के वो लकड़ियाँ बीनते थे, सब्जियाँ बीनते थे और जानवरों के लिए भूसा और जो चारा वगैरह वहीं से वो बीन करके लाते थे और उसी से अपना काम चलाते थे, उसी से अपना जीवन चलाते थे। छोटे और गरीब किसान अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलाने की लकड़ी, सब्जियाँ, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चला रहे थे। और ये लोग तो बहुत गरीब थे, कोई चीज़ ही नहीं थी इनके पास में, इसी से इनका काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल से जीवन गुजर रहा था। इसलिए नई आमदनी के कोई स्रोत ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमको किसी प्रकार की कोई आमदनी हो जाए और हमारा जीवन चलने लगे। ये आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। यद्यपि उनमें से बहुतों के पास तो खेत भी थे, लेकिन उन खेतों से पूरे परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था, वो बहुत कम पड़ता था, उनके अंदर उपज बहुत कम होती थी, उससे काम ही नहीं चलता था। बहुतों के पास खेत तो थे पर उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था। और इस स्थिति के अंदर जब सौदागर वहां आए और सौदागरों ने उनसे आकर के कहा कि भाई तुम हमारे लिए माल का उत्पादन कीजिए, माल बनाइए और हम आपको पैसे देते हैं एडवांस में, नगद उन्होंने पेशगी रकम उनको दे दी। तो किसान जो थे वो बिल्कुल तैयार हो गए। काश्तकार जो थे गांव के, वो तो उनको तो यही चाहिए था, कोई ना कोई अतिरिक्त रोजगार की उनको आवश्यकता थी। तो जैसे ही उनको सौदागरों ने जाकर के पेशगी दी, वो सहर्ष राजी हो गए और तैयार हो गए। इस स्थिति में जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए, क्योंकि उससे उनको बहुत फायदा था। सौदागरों के लिए काम करते हुए, अपने गांव में रहते हुए, अपने उनके जो छोटे मोटे खेत थे उनको भी वो आराम से संभाल सकते थे, उधर अपनी खेती बाड़ी भी संभाल सकते थे और उधर सौदागरों के लिए भी काम कर सकते थे, यानी दोनों तरफ उनका काम चल सकता था। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। और इस प्रकार की जो उनकी दूसरी बाहर की आमदनी होने लगी, इस आमदनी से उनको बड़ा लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ। इस आमदनी ने उनको बड़ा सहारा दिया। और इसके साथ साथ ही उनको एक फायदा और ये भी हुआ कि परिवार के सभी सदस्य उस काम के अंदर लग गए, यानी परिवार के सभी जो श्रम संसाधन थे उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल होने लग गया। अब कोई भी आदमी फ्री नहीं था, जो भी फ्री था वो उस घरेलू काम के अंदर, जो सौदागर जो काम देके जाते थे, उस काम को, उस माल के उत्पादन के अंदर पूरे घर के सारे सदस्य मिलकर के उस काम को करते थे। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया था। और आप देखिए इस चित्र के अंदर 18वीं सदी में कताई का एक चित्र है। एक महिला इस कताई का काम कर रही है, चरखा चला रही है। यहाँ एक बच्चा है वो भी काम कर रहा है, एक औरत बैठी है वो भी इसकी मदद कर रही है। परिवार के अधिकांश सदस्य इस कताई के काम में लगे रहते थे, कपड़ा बनाने के काम में लगे रहते थे। परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं और एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। एक चरखा है, उस पर एक ही तकली काम कर रही है। यह देखिए इस व्यवस्था से जब ये व्यवस्था हुई, यानी सौदागरों ने गांव में काश्तकारों को, कारीगरों को, उनको पकड़ा, किसानों को पकड़ा और वहां पे से वो अपना काम कराने लगे, उनको पैसा देते थे, उनसे माल का उत्पादन करवाते थे। तो शहर और गांव दोनों के बीच में आवागमन प्रारंभ हो गया। शहरों के लोगों में और गांव के लोगों में आपस में प्रेम होने लग गया, उनमें घनिष्ठता विकसित हो गई थी, काफी उनमें स्नेह की बात आ गई थी। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। ये सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन इनके सारे काम तो देहात में ही होते थे। सारा जो उनके मजदूर थे, काम थे, माल का उत्पादन था, सारा लेन देन था, वो तो देहात में ही था। इसलिए दोनों जगह पर आना जाना उनका रहता था, शहरों में भी और गांवों में भी। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में ही चलता था। अब कपड़े की बनाई का काम, कपड़ा कैसे बनता था उसको देखिए आप। जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी थे वो सबसे पहले स्टेपलर्स के पास जाते थे और स्टेपलर से वो ऊन खरीदते थे। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और फिर ऊन खरीदने के बाद में वो उसको सूत काटने वालों के पास दे देते थे। वो उसका धागा बना करके उनको वापस लौटा देते थे। फिर उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, जिससे धागा बनता था। जब ये धागा बन जाता था तो वो उसको बुनकरों को देते थे, जिससे बुनकर उससे कपड़ा बुनते थे। और फिर वो फुलर्स के पास में जाता था, वो उसकी पट्टियां बनाते थे, कपड़े को सेट करने का काम करते थे। और फिर उसके बाद में वो रंगसाजों के पास जाता था, रंगसाज उस पर कलर करते थे, उस पर रंग करते थे, कपड़े को रंग देते थे।
इससे मिलने वाले धागे को पहले बुनकरों के पास में भेजा जाता था, बुनकर उसको कपड़े का बुनने का काम करते थे, फिर फुलर्स के पास में जाता था और फिर रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। तो आप देख लीजिए सबसे पहले किसके पास जाता था, सबसे पहले वो स्टेपलर्स के पास जाते थे जहां से ऊन खरीदते थे, फिर उसके पास में वो सूत काटने वालों के पास जाते थे, सूत काटने वाले क्या करते थे, उससे धागा बनाते थे, फिर उस धागे को लेकर वो किसके पास जाते थे, बुनकरों के पास में, बुनकर क्या करते थे, उस धागे का कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, फिर उसके पास में किसके पास जाते थे, फुलर्स के पास में, उस कपड़े को सेट करने का काम करते थे, और फिर उसके बाद किसके पास जाते थे, रंगसाजों के पास में जाते थे जो उस कपड़े पर रंगाई का काम करते थे। इस प्रकार से कपड़े बनने की पूरी प्रक्रिया चलती थी और फिर अंत में लंदन के अंदर इन कपड़ों की फिनिशिंग का काम होता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाने लग गया था, यानी वो फिनिशिंग सेंटर था, कपड़ों में अंतिम फिनिशिंग का काम वहां पर होता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लग गया था। अब बच्चों देखिए, आपको उसमें आए थे स्टेपलर और फुलर, तो वह व्यक्ति जो ऊन को छांटने का काम करता है, ऊन जो होती है उसमें से अलग अलग उसको छांट करके अलग अलग करके व्यापारी उससे लाते थे, वो स्टेपलर होते थे। और फुलर कौन होता है, वह व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने का काम करता है, वो फुलर होता है। इसके बाद में क्या होता था, अब कपड़े पे फिनिशिंग आ गई, कपड़ा बन गया, सारा तैयार हो गया। अब जो निर्यातक व्यापारी होते थे उस कपड़े को लेकर के और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको बेच देते थे। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंदर व्यवसाय का आदान प्रदान होता रहता था, इधर से उधर चीज चलती थी, उधर से उधर चीज चलती थी, पहले एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, व्यावसायिक आदान प्रदान की यह प्रक्रिया चलती ही रहती थी। अतः इस आदि औद्योगिकरण में व्यावसायिक आदान प्रदान होता रहता था। और आपको एक विशेष बात यह बता दूं कि इस जो ये पूरी प्रक्रिया थी, इस पर सौदागरों का पूरा नियंत्रण होता था, और यह काम कारखानों में ना होकर के गांवों के अंदर, घरों के अंदर ही होता था। इन पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। और आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये उत्पादन का जो प्रत्येक चरण था, हर चरण के अंदर प्रत्येक सौदागर के पास में हर चरण में 25 से 30 मजदूर तो होते ही थे। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। 20 से 25 या 25 से 30 एक ही बात है। और फिर आप इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो सौदागर थे, इनके नीचे इनके पास में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे और इस प्रकार से कपड़े का व्यापार होता था। ये सौदागर गांवों में जाते थे, वहां कपड़ा बनवाते थे, कारीगरों से और किसानों से कपड़ा बनवाते थे। अभी कारखानों का उदय नहीं हुआ था, ना ही शहरों के अंदर कपड़े का व्यवसाय था अधिक, यह तो गांवों के अंदर हो रहा था, उनके घरों के अंदर, किसानों के घरों के अंदर हो रहा था। अभी मिस्त्री नहीं आए थे, अभी कारीगर नहीं आए थे, अभी तो कपड़े का काम किसान और साधारण दस्तकार लोग ही करते थे। अभी तो गांवों से ही ये सारी परंपरा चल रही थी। इसलिए हमने देखा कि आदि औद्योगिकरण का जो जमाना था, यानी औद्योगिकरण की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस अवस्था के अंदर शहरों और कारखानों से ना होकर के गांवों से और घरों से ये काम हो रहा था। और आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। आदि औद्योगिकरण के इस अध्याय के साथ समाप्त होने के साथ ही हम यहीं पर विराम लेते हैं और अगले भाग में हम कल कारखानों के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।